देखो साइन के अंदर ये जो आर्गुमेंट होता है इसको फेज बोलते हैं किसी भी वेव के लिए। ये जो फाई टर्म है इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। आ रही बात? अगर t इक्वल्स टू जीरो पे, x इक्वल्स टू जीरो पे कुछ एंगल अगर पहले से है तो इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, ना ना ना, फेज डिफरेंस हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग फेज डिफरेंस। बिटवीन टू वेव्स, अगर दो वेव है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कैसे निकालें? एक वेव था y1 a1 साइन ओमेगा 1t प्लस k1x। दूसरा वेव है y2 a2 साइन ओमेगा 2t प्लस k2x। तो इसके फेज में जो इसके वेव इक्वेशन में जो फेज डिफरेंस होगा टू माइनस थीटा वन। नेक्स्ट लिखना रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। जब रिलेशन देखते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का तो टाइम को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, जब भी पाथ का डिफरेंस फेज से कंपेयर करेंगे तो उस केस में टाइम को कांस्टेंट रखते हैं। मतलब अगर ये वेव है तो किसी टाइम पे स्नैपशॉट लेंगे, इस पॉइंट का फेज और इस पॉइंट का फेज डिफरेंस हम लेंगे। ठीक है ना, इस पॉइंट पे कुछ फेज होगा, इस पॉइंट का कुछ फेज होगा, किसी कांस्टेंट टाइम पे इसका स्नैपशॉट लोगे तो ऐसा सिचुएशन दिखेगा। तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा x1, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा x2। ये जो डिफरेंस है ना x2 माइनस x1, ये क्या है? x2 माइनस x1 पाथ डिफरेंस है। ये कितना कवर करा ये पॉइंट, और ये पॉइंट कितना कवर करा, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बताएगा? पाथ डिफरेंस। ठीक है, और फेज, इस पॉइंट का कुछ फेज होगा, इस पॉइंट का कुछ फेज होगा, जैसे x पुट करोगे y पुट करोगे उसके रिलेशन में फेज डिफरेंस आएगा। तो फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस से कैसे रिलेट करेंगे? ये होता है सेम वेव के लिए। सेम वेव है, एक टाइम पे अलग अलग पोजीशन के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर वेव सेम है तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। वेव सेम है तो क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा? ओमेगा और के। ठीक है, तो जैसे अगर थीटा वन निकाला पॉइंट वन के लिए तो ओमेगा टी प्लस के वन एक्स लिख सकते हो। ये है पॉइंट वन का फेज, फेज ऑफ पॉइंट वन। और फेज अगर देखोगे पॉइंट टू का, कि थीटा टू विल बी ओमेगा टी प्लस के एक्स। बोले थे टाइम को कांस्टेंट रखेंगे, किसी टाइम टी पे दो पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, x1 और x2 को। तो x1 का फेज ये है, x2 का फेज ये है। तो अगर इसका डिफरेंस लोगे, फेज डिफरेंस कैसे होगा? डेल्टा थीटा, दैट विल बी थीटा टू माइनस थीटा वन।
सो ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। ओमेगा टी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो थीटा आएगा, डेट विल बी के एक्स टू माइनस एक्स वन। and k is equal to 2 pi by lambda. So delta theta is equal to 2 pi by lambda into delta x. ये फेज डिफरेंस है और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है। तो अगर फेज डिफरेंस दिया हुआ है 2 पॉइंट का तो उससे उसका पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर अगर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया है, तो उससे फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। जब ये रिलेशन देखते हैं तो x को कांस्टेंट रखते हैं। जब हम रिलेशन देखते हैं किसके किसके बीच का, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में, तो x को कांस्टेंट रखते हैं। तो जैसे एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो ओरिजिन से x डिस्टेंस लो है, एक वेव चल रहा है यहाँ से और यहाँ पे पहुंचने में टाइम t1 ले रहा है, एक दूसरा वेव चल रहा है और यहाँ पे पहुंचने में टाइम t2 ले रहा है। तो x पोजीशन पे पहुंचने में एक वेव कितने का टाइम लिया, t1 का, दूसरा वेव t2 का। तो इन दोनों वेव में कितने का फेज डिफरेंस है वो टाइम डिफरेंस से रिलेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर थीटा 1 कैलकुलेट करोगे फॉर वेव 1, थीटा 1 विल बी ओमेगा t1 प्लस के एक्स। इस बार x को कांस्टेंट रखेंगे, और अगर वेव 2 के लिए देखोगे, फॉर वेव 2 थीटा 2 इक्वल्स टू ओमेगा t2 प्लस के एक्स। सो यहाँ से फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा विल बी थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओमेगा t2 प्लस के एक्स माइनस ओमेगा t1 प्लस के एक्स। ठीक है, और थीटा डेल्टा थीटा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा टी। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, टी टाइम पीरियड है, और डेल्टा टी है टाइम डिफरेंस।
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन ड्यूरिंग वेव प्रोपागेशन, पावर ट्रांसमिशन ड्यूरिंग वेव प्रोपागेशन। तो देखो, वेव का डेफिनेशन ही था कि एक ऐसा डिस्टरबेंस है जिसके चलते क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। आ रही बात समझ में? किस तरीके से? वेव जब आता है तो जो भी पार्टिकल है मीडियम को उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। तो उसको डिस्टर्ब करेगा तो पार्टिकल का जो एनर्जी है वो या तो कभी गेन करेगा या फिर कभी लूज करेगा। तो जो भी पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। जो भी पार्टिकल है ना मीडियम के, वो क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। और एसएचएम में मैंने बताया था कि दो तरीके की एनर्जी स्टोर होती है किसी भी पार्टिकल में। कौन कौन से? काइनेटिक और पोटेंशियल, याद है? काइनेटिक एनर्जी बताओ ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम। कितना? के एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। या फिर अगर इसको मास के टर्म में लिखोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी। एक बार चेक कर लो एसएचएम में, यही था या कुछ अलग था? एम ओमेगा या ए भी था? ए स्क्वायर था या ए था? एसएचएम वाली कॉपी नहीं है तुम्हारे पास? भी नहीं है, अलग कॉपी है। कितना है काइनेटिक एनर्जी एसएचएम का? हाफ के ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। और अगर मास के टर्म में लिखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये एसएचएम था, इसी से रिलेट करके हम वेव का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पार्टिकल है वेव में वो एसएचएम कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जी स्टोर होती है या एनर्जी एक जगह से जो दूसरी जगह ट्रांसफर होती है वो क्या होती है, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो कि पार्टिकल से आता है। या फिर इसका एक दूसरा भी तरीका, जैसे किसी स्ट्रिंग पे अगर वेव जनरेट हो रहा, कुछ इस तरीके का वेव, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की टेंडेंसी किधर हो गई? अभी अभी जिस टाइम पे स्नैपशॉट लिया गया है उसके जस्ट बाद इसको रिलीज करोगे तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? ऊपर या नीचे? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट है। और उसके पीछे वाले पॉइंट को अगर, जैसे जहां फोटो लिया, फोटो के जस्ट बाद ये पॉइंट की टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर जाने की या नीचे जाने की? ऊपर जाने की। ये मैक्सिमम से पहले है, मैक्सिमम से पहले है, मतलब ये ऊपर पहले कभी जा चुका है। वो किधर जाएगा? नीचे। क्योंकि अगर वेव ये इधर ट्रेवल कर रहा है ना, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो हाईएस्ट की तरफ मूव, ये वेव का डायरेक्शन है, वेव वेलोसिटी अगर इधर है तो ये पॉइंट की टेंडेंसी किधर होगी, आगे की तरफ मूव करने का। मतलब पीक पॉइंट किधर मूव हो रहा है, आगे की तरफ। तो इसके साइड वाला जो आगे पार्टिकल है ना, वो ऊपर की तरफ जाएगा, इधर वाला फिर ऊपर की तरफ, इधर वाला ऊपर की तरफ, इधर वाला ऐसे ऊपर की तरफ। यानी जो पॉइंट इसके पीछे है वो उसकी टेंडेंसी किधर होगी, नीचे जाने की। और डिपेंड करता है इस वेलोसिटी पे। अगर यही वेलोसिटी उल्टा होता, इधर की तरफ होता, मतलब वेव उधर से आ रहा होता, तो जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट नीचे जाता, ये वाला पॉइंट ऊपर जाता। चलो तो समझते हैं।
इसमें होता क्या है, वेव का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट की टेंडेंसी किधर है, अगर वेव वेलोसिटी इधर की तरफ, तो इस पॉइंट की टेंडेंसी किधर होगी, नीचे जाने की। ये पीक पॉइंट नहीं है, पीक पॉइंट होता कुछ इस तरीके का, यहाँ पे पीक पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ना, इसकी टेंडेंसी किधर है, नीचे जाने की। वेलोसिटी इधर, ये वेव वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी है ना, ये है पार्टिकल की वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? अब इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा, ये जो पार्टिकल है इस पे क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स कौन लगाएगा, इसके अगल बगल वाले पार्टिकल्स। जो भी मीडियम का पार्टिकल होता है ना, उस पर फोर्स कौन लगाता है, उसके अगल बगल वाले पार्टिकल लगाते हैं। तो इसकी वेलोसिटी इधर है, मान लो ये जो पॉइंट है ना पीछे वाला, ये इसको इधर की तरफ पुल करेगा टेंजेंशियली, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके दूसरे साइड वाला पार्टिकल इसको इधर की तरफ पुल करेगा टेंजेंशियली। तो इस पॉइंट का टेंशन टी है मान लो, ठीक। और अगर पावर हम कैलकुलेट करते हैं तो पावर होता क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और यह वेलोसिटी किसका होगा, पार्टिकल का होगा। और यहाँ पे फोर्स की जगह टेंशन आएगा, टी वेक्टर डॉट वीपी। इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगा, थीटा। अगर इसको पीछे खींचेगा तो ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है एंगल थीटा पे, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सो इसको लिख सकते हो ना, टी वी पी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा टी वी पी साइन थीटा। वीपी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर वेव का इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे वीपी आ जाएगा, ठीक है ना। इफ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ से वीपी कितना होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। हो गया। चलो, तो इस वाले टर्म में अगर पावर कैलकुलेट करना है तो हमें वीपी कैलकुलेट कर लिया, टी जो टेंशन लग रहा है वो साइन थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला एंगल को थीटा बताया था, ठीक है। तो यहाँ थीटा अगर छोटा है
साइन थीटा, अगर थीटा छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली थीटा की इक्वल बोल देते हैं, या फिर इसको tan थीटा बोल सकते हैं। tan थीटा क्या होगा यहाँ पे, dy बाई dx होगा। और dy बाई dx को ब्रेक करोगे थोड़ा सा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिख सकते हैं, है ना। देखो साइन थीटा को रिप्लेस करना है क्योंकि ये थीटा हमें नहीं पता है, तो थीटा को अगर रिप्लेस करोगे तो अगर थीटा छोटा है तो tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा क्या होता है, स्लोप। तो इस पॉइंट का स्लोप dy बाई dx, dy बाई dt चेन रूल से, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ये dt बाई dx है, ये क्या है, dt बाई dx क्या है, किसका वेलोसिटी, हाँ ये है इनवर्स ऑफ वेव वेलोसिटी, क्योंकि कल ही बताए थे v क्या होता है, dx बाई dt होता है। वेव वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। तो इसको चेंज करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1 बाई वी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो साइन थीटा की जगह ये पूरा वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे, वीपी की जगह ये वाला वैल्यू यहाँ उठा करके रख देंगे। पुट करो, देखो क्या मिलेगा। टी वीपी की जगह क्या रखेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और थीटा की जगह ये वाला पूरा टर्म, तो इंटू 1 बाई वी, और डी वाई बाई डी टी किधर है, यही है, तो इसको एक बार दोबारा रखेंगे तो यह स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो पावर आएगा दैट विल बी इक्वल टू टी बाई भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और आगे एक रिलेशन पढ़ेंगे कि जो v होता है डेट इज इक्वल टू टी बाई म्यू। ये आगे बताएंगे ये कहाँ से आ रहा है, टी टेंशन है, म्यू जो है ये लीनियर डेंसिटी, तो इसको यूज करेंगे इधर। टी को रिप्लेस करना है, इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ से टी को रिप्लेस करो, म्यू लीनियर डेंसिटी है क्या, नहीं टी को बस रिप्लेस करना है, वी को वैसे ही रहने दो, वी कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा, रिप्लेस टी को करना है।
टेंशन जो आ रहा है ना उसको रिप्लेस करना। तो पावर कितना हो जाएगा, टेंशन को अगर रिप्लेस करोगे तो वी स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो पावर विल बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। म्यू छोड़ गया म्यू। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो इस फॉर्मूला से आएगा। यहाँ ए क्या है, एम्पलीट्यूड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी वेव वेलोसिटी, म्यू लीनियर डेंसिटी। तो ये सारी चीज दिया रहेगी तुमको, अगर कभी भी पावर निकालने को पूछेगा तो ये सारी चीजें देगा, एम्पलीट्यूड देगा, ओमेगा देगा, भी और म्यू देगा। और अगर इसका एवरेज पावर निकालोगे एवरेज पावर विल बी हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी इंटू एवरेज निकालना सिखाए थे कि कभी भी टाइम एवरेज निकालना होगा या फिर स्पेस एवरेज निकालना होगा। तो जब भी एवरेज निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर जो भी टर्म होता है या साइन स्क्वायर जो भी टर्म होता है वो कितने के बराबर हो जाता है, हाफ के बराबर। जब भी एवरेज लेते हैं तो एवरेज के चलते जो कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर वाला टर्म होता है उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। तो ये इधर हाफ आ जाएगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, वैसा ही का वैसे दिखेगा। लिखना, इसके नीचे नोट लिख लो। एवरेज पावर एवरेज पावर एवरेज पावर ट्रांसमिटेड average power transmitted by a wave average power transmitted by a wave is equal to intensity of wave at a point is equal to intensity of wave at a given point। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एवरेज पावर है ये इंटेंसिटी भी है, डेट इज I is equal to हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू भी। और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखोगे, ये तो कांस्टेंट ही है, ओमेगा कांस्टेंट, म्यू और वी कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी जो होगा वो एम्पलीट्यूड के क्या होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो इसको फ्रीक्वेंसी के भी टर्म में पुट कर सकते हो। तो यहाँ से पता चलेगा कि आई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी।
I is directly proportional to frequency, sorry, directly proportional to square of frequency. ये जो टर्म है ना, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ, ठीक है, 2 पाई एफ लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी दिख जाएगा। तो ये एक रिलेशन। और जब एक से कंपेयर करते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। तो ओमेगा से कंपेयर कर रहे हो तो ए कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। थर्ड, intensity is directly proportional to velocity, and fourth, intensity is directly proportional to density of medium. नेक्स्ट हेडिंग लिखना। नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी लिखो। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव पर यूनिट वेलोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेव पर यूनिट वेलोसिटी, intensity of wave per unit velocity is called energy density of wave, is called energy density of wave। निकालो यहाँ से कितना होगा एनर्जी डेंसिटी। E जो है डेट इज इक्वल टू आई बाई वी। वी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, E इज इक्वल टू हाफ ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग पे वेव की वेलोसिटी कितनी होती है। तो डायरेक्ट रिलेशन यूज कर रहे थे, v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, वो कहाँ से आया। और वेव ऑन स्ट्रिंग क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। तो एक्चुअली में हम एक तरीके से क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे हैं। देखो एक छोटा सा पोर्शन काटेंगे स्ट्रिंग का, ठीक है, जो कि कर्वेचर बना रहा है, और इस कर्वेचर का एंगल ये थीटा या 2 थीटा कर लो, ठीक है ना। कर्व बनता है, वो कर्व क्या करते हैं, उसको सर्कुलर मान सकते हो, ठीक है ना। एक छोटा सा पोर्शन जो है सर्कुलर एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन लोगे, ये साइन वेव है। तो अगर यहाँ पे एक सर्कल बना सकते हो ना, तो अगर इसमें एक छोटा सा पोर्शन काटूं तो ये पोर्शन v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है ना। ये जो पूरा पोर्शन है v वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। तो ये बिहेव कैसे करे, एक छोटे से सर्किल के तरीके से। छोटा सा सर्किल का कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और वो अपने सेंटर पे कितने का एंगल बना रहे हैं, 2 थीटा का एंगल बना रहे हैं। 2 थीटा जानबूझ करके ले रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये एक्चुअली में एक छोटा सा एलिमेंट है, वेव का एक छोटा सा एलिमेंट काट करके यहाँ बना है। ये जो एलिमेंट काटे हो इस पे इधर की तरफ टेंशन टी लग रहा होगा, और इस पोर्शन में जो रस्सी है वो इसको इधर टेंशन टी से पुल कर रहा होगा। अब देखो इसका जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस एलिमेंट पे लगने वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर और इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, ये एंगल थीटा, ये थीटा होगा और ये थीटा होगा। तो इधर टी कॉस थीटा और इधर की तरफ टी साइन थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ साइन थीटा। जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट विल बी 2t साइन थीटा। एक इसका कंपोनेंट और एक इसका कंपोनेंट, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है ना। और इसी के चलते जो भी पार्टिकल है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो पार्टिकल का मोशन इसके डायरेक्शन में होता। स्ट्रिंग पे फोर्स जो है नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कैंसिल आउट है। जो पार्टिकल का मोशन होगा वो वर्टिकल फोर्स के चलते होगा, इस वर्टिकल फोर्स के चलते। और दूसरा चीज ध्यान से एक और चीज देख सकते हो कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। एक सर्कुलर पोर्शन हमने काटा है जिसमें हमें फोर्स दिखा, ये किधर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, तो इस फोर्स को क्या बोल सकते हो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट of force on the element is acting as, acting as what, centripetal force. So Fc is equal to how much, Fc कितना हो जाएगा, 2t sin theta। 2t sin थीटा। और हमें पता है एफ सी किसके बराबर होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर के बराबर। तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2t sin थीटा इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। ये हमें कैलकुलेट करना है, वी आर पता नहीं है, टेंशन टी पता है। तो थोड़ा समझना यार, ये जो पूरा एलिमेंट है ना, इसका ये मास एम है। ये जो पूरा एलिमेंट है इसका मास कितना है, एम के बराबर है। और अगर इसका लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ 2l ले लो, ये पूरा लेंथ कितने के बराबर है, 2l के बराबर है। तो मास को ऐसे लिख सकते हो, मास इज इक्वल टू 2l इंटू म्यू, लिख सकते हैं। मास को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लीनियर डेंसिटी। तो लेंथ कितना लिया हमने, 2l लिया, तो 2l इधर रख दिए, म्यू। अब मास की जगह रिप्लेस कर सकते हैं,
सो 2t sin theta is equal to 2l into mu v square by r. जो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो. t sin theta is equal to l by r mu v square. देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके का. ये एंगल थीटा, ये आर है और ये एल, ये एंगल 90. देखिए एक छोटा सा ये वाला इधर ट्राइंगल बन रहा है ना और एक इधर ट्राइंगल बन रहा है. तो इस ट्राइंगल में अगर देखोगे तो ये एंगल थीटा थीटा, ये लेंथ, ये पूरा लेंथ 2l है, तो ये l हो जाएगा और ये रेडियस r था. तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? साइन थीटा कितना होगा? l बाई आर. साइन थीटा l बाई आर है. तो अगर इधर देखोगे तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो भी जो बचेगा दैट विल बी रूट ओवर टी बाई म्यू. और इसी को यूज कर रहे थे प्रीवियसली. जब भी वेव ऑन स्ट्रिंग पूछ रहा हो तो इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे. हो गया? सवाल लिखो. फाइंड 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 velocity of wave. Find velocity of wave. Find velocity of wave produced in horizontal portion of string. Find velocity of wave produced in horizontal portion of string. Horizontal portion of string as shown in figure. As shown in figure. Full stop. Take take density of string. Take density of string as rho. Density of string as rho. Cross section area as capital A. Cross section area as capital A. हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जो वेव जनरेट होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट कर.
मास को इसको क्यों चेंज कर रहे हैं? ये जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है इस मास के चलते हो रहा है ना। हुआ। चलो, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी होता है क्या? टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी, ठीक है ना। तो अब चेक एक चीज देखो, पहले सबसे पहले टेंशन निकालना पड़ेगा। इस वायर में जो टेंशन आएगा वो किसके चलते आएगा? इस मास के चलते आएगा, ठीक है ना। और अगर ये पूरा स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो टेंशन सेम होगा। तो इस पॉइंट का टेंशन निकाल लो और यही टेंशन पूरे में फैल जाएगा। तो टेंशन टी बैलेंस किसको कर रहा है? एम जी को बैलेंस कर रहा है, इस वेट को बैलेंस कर रहा है। तो टेंशन टी एम जी के बराबर है। अब बात है म्यू कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। म्यू होता क्या है? लीनियर डेंसिटी होता है। और सवाल में क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है। तो उसको कैसे यूज करेंगे? मास क्या होता है? रो इंटू भी। भी के लिए एरिया दिया हुआ और लेंथ एल दिया हुआ। मास को ऐसे लिख सकते हो, रो इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू, और साथ ही साथ यहाँ से मास को म्यू इंटू एल भी लिख सकते हो। लीनियर डेंसिटी में, जैसे लीनियर डेंसिटी में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या दे देगा? टोटल मास। और वैसे ही डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते क्या मिलता है? टोटल मास। तो ये जो दोनों वैल्यू है ये बराबर होना चाहिए। तो रो ए एल शुड बी इक्वल टू हाउ मच? म्यू एल। एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी म्यू की जगह क्या पुट करेंगे? तो जो वेलोसिटी होगा v, दैट इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई कितना? रो ए। ठीक है। एक और सवाल लिखो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन string shown in figure if it has a linear density mu. Velocity of wave, देख, ये मास m और डेंसिटी इसका म्यू है, ये लेंथ l है। हाँ, इतना सिंपल है नहीं।
देखो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग होता है ना, तो उसमें स्ट्रिंग के मास के चलते जो टेंशन आता है वो नहीं होगा। जैसे पिछले वाले केस में क्या था, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल था, तो जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा था ना वो बस किसके चलते हो रहा था, जो मास हैंग करा था उसके चलते। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पे केस क्या है ना, कि इस स्ट्रिंग का मास भी टेंशन प्रोड्यूस करेगा। हैंग करके रखे हैं तो उसका भी वेट आएगा, तो उस वेट के चलते भी टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें अलग अलग पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर इसको वर्टिकली हैंग करके रखे हो तो ऐसे केस में कैलकुलेट कैसे करना? ठीक है, इसमें नीचे लिखना नोट में, इन दिस केस in this case tension at every point tension at every point of a string is different. Tension at every point of a string is different. Therefore velocity therefore velocity of wave at each point velocity of wave at each point will be different. ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगा। तो जिस पॉइंट पे तुमको वेलोसिटी निकालना है वहां का टेंशन निकाल सकते हो। ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी अलग अलग है, तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है वहां का टेंशन तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। जैसे हमें क्या करना है, मान लो ऊपर से एक साइड नीचे वेलोसिटी निकालना है, इस पॉइंट पे वेव की वेलोसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। इस पॉइंट पे कितना टेंशन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसको काट दो, अगर इस पॉइंट पे काट रहे हो एक्स नीचे जा करके, तो ये जो टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा नीचे की तरफ टी, वो किसके चलते आएगा, जो स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन है वो, और इस मास के चलते। है कि नहीं? तो टेंशन यहाँ पे जो होगा ना, दैट विल बी म्यू एल माइनस एक्स प्लस एम जी होगा, क्योंकि इसका जो लीनियर डेंसिटी वो कितना है, म्यू है। लेंथ कितना बचा अगर एक्स से ऊपर काट लिए तो, एल माइनस एक्स। तो ये किसका मास हुआ, स्ट्रिंग का मास हुआ ये, इस वेट का। तो टेंशन जो आएगा ना इस पॉइंट पे वो दोनों के चलते होगा, तो दोनों के यूज करेंगे। यानी यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है टी एक्स, दैट इज दिस मच। और अब यहाँ से वी एक्स कैलकुलेट होगा, वी कैलकुलेट नहीं होगा, वी एक्स विल बी टी एक्स बाई म्यू। So Vx will be root over mg plus mu L minus x divided by mu. हो गया? अब जो भी x की वैल्यू देगा, जिस पॉइंट पे तुमसे पूछेगा उस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेना। जैसे ऊपर से बोल दिया, जैसे ये पूरा लेंथ 10 मीटर का है, बोल रहा 1 मीटर पे कैलकुलेट करो, तो यहाँ 1 मीटर पुट कर देना। इसमें जी छूट गया। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके लिए क्या निकलेगा, वेलोसिटी आएगा। क्या क्या, एल लेंथ के लिए यहाँ पे एल पुट करेंगे। अगर एल लेंथ के लिए यहाँ एल पुट करोगे ना तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो एम जी बाई म्यू होगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, कोई पूछ रहा है सबसे लोअर एंड पे कितनी की वेलोसिटी है, तो लोअर एंड के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल, तो एल वहां पुट कर लो।
कैलकुलेट कर लो। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है, यहाँ पे इस पे पूछ रहा, तो इसके लिए कितना पुट करेंगे, x0, ठीक है। तो x0 पुट करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आएगी। हो गया। चलो एक और लिखो। A string of sorry a string of mass m, a string of mass m and length l, a string of mass m and length l is hanging from ceiling, is hanging from ceiling. A string of mass m and length l is hanging from ceiling. Find velocity of wave, find velocity of wave, find velocity of wave propagation in the given string. Velocity of wave propagation in the string. इस बार कोई मास हैंग नहीं कर रहा, स्ट्रिंग है, इसका खुद का मास m है, इसका लेंथ l। एनी आर्बिट्री पॉइंट x पे, x का फंक्शन आएगा तो x के कोरस्पॉन्डिंग करो। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, m/l और म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे बहुत ही आसान था ये। हाँ वही करना है, आंसर वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ अरे ये vx कैलकुलेट करना है ना, तो ये सवाल यही वाला है, बस नीचे से जो मास हैंग कर रहा था ना वो हटा दिए। ऑनलाइन वाले किसी ने करा? अरे ये पिछले वाले सवाल के जैसा ही है, बस यहाँ जो मास हैंग हुआ है ना उसको जीरो कर दिया। तो मास अगर जीरो करोगे ये जीरो, सो vx की वैल्यू जो होगी दैट विल बी हाउ मच, l माइनस एक्स इंटू जी, ठीक है ना। और अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, जो भी वेलोसिटी है ना वो किससे इंडिपेंडेंट है, डेंसिटी से। इसका डेंसिटी कितना है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। आ रही है बात समझ में? तो इसके नीचे लिख लो, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस velocity at any point,
velocity at any point is independent of is independent of डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। तो इस सवाल में मास m का कोई जरूरत था भी नहीं। किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ऊपर से दिया रहेगा, टोटल लेंथ दिया रहेगा, पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। चलो एक चीज तो भूल ही गए, सवाल कल का बताना था। जल्दी से एक आध सवाल कोई पूछ लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ है? क्वेश्चन पेपर निकाल लो, कितना टाइम बचा हुआ? 10 मिनट का टाइम बचा हुआ। क्वेश्चन पेपर निकालो। ये जो पहला नंबर प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग फोर वायर्स, चेक करो सब कोई। द फॉलोइंग फोर वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सबने करा? किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? दूसरा वाला, द वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? फोर्थ सरफेस नंबर। टेंशन। फोर्थ नंबर हो, सरफेस टेंशन। नो सर, वो एंगल वाला है। एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एंगल से डिसाइड करते हैं वेटिंग फ्लूइड है कि नॉन वेटिंग फ्लूइड है, कॉन्टेक्ट एंगल से पता चलता है। ठीक है ना? थर्ड, कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम, ये हुआ, इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ एल। किसी को डाउट है इसमें? है? इसमें पूछ रहा है कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, डेल्टा एल वर्सेस 1/L का रिलेशन निकालना है। जस्ट रिलेशन निकालोगे पता चल जाएगा। सर वो एल स्क्वायर वाला। एल स्क्वायर वाला होगा। चलो देख लेते हैं। कह रहा है एक वायर है जिसपे फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स, इधर एफ की इधर और एफ इधर, and this wire is subjected to a force F. The extension produced in the wire is delta L. डेल्टा एल का एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस हुआ है, मतलब पहले लेंथ एल था, जब फोर्स लगा है तो लेंथ कितना हो गया? एल प्लस डेल्टा एल हो गया। रिलेशन निकाल सकते हो? रिलेशन कैसे आएगा? डेल्टा एल किसके बराबर होता है? एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। ठीक है ना? अब इस ए को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ए को किस टर्म में लिखेंगे? लेंथ के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट दिया हुआ है। देखो, जब इसको फोर्स लाइट खींचोगे ना तो दोनों चेंज होगा, लेंथ भी चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा। लेकिन जो ग्राफ प्लॉट करना है ना, वो डेल्टा एल वर्सेस एल के बीच में प्लॉट करना है। तो डेल्टा एल और एल के बीच में रिलेशन हमें मिलना चाहिए, नहीं एरिया को हटाएंगे। और सवाल में साफ साफ लिखा हुआ कि एरिया क्या हो जाएगा? V/L के बराबर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या कांस्टेंट है, ये V कांस्टेंट है, तो एरिया की जगह ये पुट कर सकते हो। तो कितना होगा? एफ एल डिवाइडेड बाई V/L वाई, तो जगह एफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई V/Y। अब दिख रहा है किसके किसके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर के बीच में। नेक्स्ट, ये तो होना चाहिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस आर, ये करवाया था ऐसा सवाल कुछ। सबसे हो गया ये वाला? ये नहीं होगा फिर से यस ट्राई सर। करना, ये हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज इतना, द कोलैप्स द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज इतना एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, द फ्रैक्शनल कंप्रेशन। देखो ये जो कंप्रेसिबिलिटी है ना, ये बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है, k इज इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है, बीटा को क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस।
के को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ये लेसन याद रखना। अब इससे सॉल्व करोगे हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर। प्रेशर निकाल सकते हो। फ्रैक्शनल कंप्रेशर क्या होगा? जैसे यहाँ रिलेशन है ना कि बीटा किसके बराबर होता है? बीटा इक्वल्स टू माइनस डीपी और डीवी बाई वी, यही होता है ना। और ये तुमसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? डीवी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डीपी बाई बीटा। डीपी कैसे निकलेगा? कितना डेप्थ है उससे कैलकुलेट कर लो। डेंसिटी दिया हुआ है तो रो जी एच, डीपी की जगह रखेंगे रो जी एच, बीटा की जगह ये वाला वैल्यू। तो इसको लिख सकते हो के डी पी। यही तुम्हारा आंसर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। जितने भी टर्म यहाँ दिए हुए हैं ना, डेंसिटी 2700 445.4 इंटू 10⁻⁻11 और इसमें जी लगा करके चारों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सिक्स, अ विंड विथ स्पीड इतना ब्लोस पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस। ये हुआ? नहीं हुआ। द सरफेस एरिया ऑफ द रूफ इज इतना, assuming the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by, इसमें डेल्टा पी बस निकालना था। द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स कितना का एक्सर्ट होगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो प्लेन वाला प्रॉब्लम करवाए थे ना, कि प्लेन के ऊपर विंड ब्लो कर रहा है, प्लेन के नीचे वाले सरफेस पे विंड ब्लो कर रहा है, तो प्रेशर का डिफरेंस आएगा, तो उसके चलते ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, नीचे की तरफ फोर्स लगता है, जिसके चलते प्लेन लिफ्ट ऊपर और नीचे कर सकता है। आ रही बात समझ? वही तो करना है। तो ऊपर जो है वो विंड पैरेलल ब्लो कर रहा है, जो हाउस है नीचे है, मतलब जो कमरा है उसमें विंड की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। नहीं आ रहा समझ? वही करना। जैसे यहाँ पे प्रेशर ने निकालना होगा ना, ये रूफ है तुम्हारा, ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा P1, नीचे से प्रेशर लगेगा P2, तो इसके चलते फोर्स इस पे आएगा F1 और इधर F2। तो जो नेट फोर्स होगा इस पे, नेट फोर्स कितना होगा? मोड ऑफ F2 माइनस F1। मोड इसलिए कर रहे हैं ताकि सीधे हमें मैग्नीट्यूड पता चले। तो F2 को क्या लिख सकते हो? P2A माइनस F1 को क्या लिख सकते हो? P1A। जो कांस्टेंट है बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू ए। इसके बाद क्या काम क्या है? बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या करता है? जो भी एनर्जी होगा एट पॉइंट 1 और एनर्जी एट पॉइंट 2 कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करोगे तो थिकनेस जो होता है रूफ का बहुत ही कम होता है, तो हाइट का जो डिफरेंस है वो ऐसे ही चला जाएगा। तो बचेगा किसका किसका रिलेशन? प्रेशर और वेलोसिटी का। क्या लिख सकते हो? P1 प्लस वी स्क्वायर 1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 V2 स्क्वायर। अब यहाँ से P1 P2 निकाल करके यहाँ पुट कर दो, वेलोसिटी दिया हुआ है तो V1 कितना हो जाएगा? V1 दिया हुआ है तुमको, V1 40 दिया हुआ है, V2 कितना है? 0, तो ये 0 ये पुट कर लेना। और कौन सा? सेवेंथ हुआ? 7 द नहीं सिलेंडर ट्यूब ऑफ स्प्रे pump has radius इतना, one end which has n fine holes, each of radius, if the speed of liquid in the tube is v, the speed of ejection। इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल ही लगाना है, समझो। करेक्ट ट्यूब है, ठीक है। इस एंड का रेडियस r है, और यहाँ जो है ना ये बंद है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे n होल्स बने हुए हैं। आ रही बात समझ में? और इधर से v वेलोसिटी से इसको प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ से एक किसी भी होल से जो वेलोसिटी आएगा वो कितने का आएगा? कर सकते हो कैलकुलेट? लिक्विड थ्रू द स्पीड ऑफ इजेक्शन, ये तो पूछ रहे हैं।
कंटिन्यूटी इक्वेशन, जितना मास इसके अंदर जा रहा है उतना ही मास यहाँ से बाहर आना चाहिए। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, तो यहाँ से A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। एरिया 1 कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू बी। एरिया 2 कितना होगा, n इंटू पाई, n होल है ना और उसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल इंटू V2। सिंप्लीफाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। हम्म हम्म 8 8 हुआ। 8 में किसी को डाउट? 9th Yes, sir. देखते हैं। अच्छा, अलग अलग आंसर आ रहा है सबका। ये कह रहा है कि दो नॉन मिक्सिंग फ्लूइड है, दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो और एन रो दिया हुआ है, एक कंटेनर में रखा हुआ है। तो अगर कंटेनर में इन दोनों लिक्विड को रखोगे तो नीचे कौन रहेगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा है। नीचे कौन रहेगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा है। तो सबसे नीचे जो फ्लूइड होगा उसका डेंसिटी कितना होना चाहिए, एन रो। और इसके ऊपर कौन बैठेगा, जिसका डेंसिटी कम है, मतलब जिसका डेंसिटी रो है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड, दोनों का हाइट सेम, इसका भी हाइट h है और इसका भी हाइट h है। A solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder float with its axis vertical and length P into L in the denser medium. The density D is equal to length L दिया हुआ और ये फ्लोट कर रहा है कुछ इस तरीके से। और बता रहा है कि इसमें कितना पोर्शन डेंसर फ्लूइड में है। आ रही बात समझ में? इसमें बता भी दिया है कि कितना पोर्शन डेंसर फ्लूइड में है। डेंसर फ्लूइड में कितना पोर्शन है, P इंटू एल, ठीक है ना। P इंटू एल इस यहाँ पे है, इधर कितना है H, बाकी किधर होगा हवा में। अरे P इंटू एल कहाँ है, इसके अंदर कुछ पोर्शन कहाँ है दूसरे वाले फ्लूइड में और बाकी का पोर्शन कहाँ होगा हवा में। तो हवा में जो पोर्शन है वो टोटल में से लेंथ में से ये घटा लो और ये घटा लो। अब उसके बाद क्या करना है, बायसी फोर्स कितना लग रहा है और वेट कितना है उसको बैलेंस कर देना, बस इतना ही करना। इस पे ये बायसी लगाएगा ऊपर की तरफ, ये भी फ्लूइड बायसी लगाएगा ऊपर की तरफ और दोनों बायसी मिल करके बैलेंस इसको करेंगे, वेट को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेट करोगे वहां से डेंसिटी पता चल जाएगा कि डेंसिटी कितना। फोर्स ऑफ बायसी जो होगा एफ बी, उसमें दो पोर्शन होगा, रो के चलते और एफ एन रो के चलते। तो इसको लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू जी प्लस 2 इंटू रो डिस्प्लेस 2 रो इंटू जी। यहाँ पे कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसको पुट कर दो। तो ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए, इसका समीशन मास ऑफ रॉड के बराबर mg हो जाएगा। पूरा सिंप्लीफाई कर दे, अब इक्वेट कर लोगे हो जाएगा। चलो फिर बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.